जाना कि किस तरीके से महिलाओं को आम समस्या से वो जो जूझ रही हैं उससे निराकरण पाना है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारे पैनलिस्ट ने आप लोगों के लिए सुझाव दिए हैं उसको आप अपनाएंगे, अपने जीवन शैली में अपनाएंगे और लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो चलिए दूसरे पैनलिस्ट को हम बुलाना चाहेंगे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे दूसरे पैनल के लिए। हमारे दूसरे पैनल में हैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। सर नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और दूसरे पैनल में हमारे हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन। जोरदार तालियों से स्वागत सर। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर गजेंद्र सिंह नारक। जोरदार तालियों से स्वागत है सर। तो आज के खास कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो तमाम चेहरे जो अपना योगदान दे रहे हैं, कोरोना काल की वो घड़ी में जिन्होंने मेहनत से काम किया, लगन से काम किया और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मेहनत की। तो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद रसिका। और आप भी आइए प्लीज़, मुझे ज्वाइन कीजिए। ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैनल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने आपकी सेहत के बारे में बात की, हमने आपकी छोटी बड़ी आदत के बारे में बात की, हमने डिग्री ज्ञान के बारे में बात की। अब ज़रा हम कुछ और स्पेशलाइजेशन पर भी बात करेंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूँ अपने दूसरे पैनलिस्ट का। सबसे पहले डॉक्टर राहुल, आपसे मेरा सवाल है। सर मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सब लोग आपको देख पा रहे हैं और उसके लिए चाहिए आँखें, और आँखें हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आँखों का ख्याल कैसे रखें और क्या खाएं आज के लाइफस्टाइल में। आजकल सब छोटे छोटे बच्चे भी सर वो स्टेक्स लगाए घूम रहे हैं, सबको चश्मे लग गए। देखिए, आँखों का जो ये विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आँखों का हमें जो ख्याल रखना है उसको मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो सबसे पहले हमारा पौष्टिक आहार है। अब ये चीज़ जानते सब हैं पर दरअसल इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपर हो नहीं पाता है। हम लोग की सबकी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे जो फूड हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग खान पान ले रहे हैं, उसमें पौष्टिक आहार कम और जो फास्ट फूड है उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। जब मैं पौष्टिक आहार की बात करता हूँ तो जो ज़रूरी विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो हमें दरअसल हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीले फल, गाजर, पालक, इन सब से मिलती हैं, इनका असर आँखों पे बहुत अच्छा होता है। आँखों की शक्ति, आँखों का जो ओवरऑल इम्यूनिटी रहती है वो बढ़ती है। दूसरा एक और विषय आँखों से संबंधित ज़रूरी है जी, वो है आँखों को आराम देना या रिलैक्सेशन देना। आज हम पूरी दिनचर्या जो कि सभी की काफ़ी व्यस्त रहती है, उस दौरान तो आँखों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। इसके बाद जब हम रिलैक्स या आराम करते हैं तो उस वक्त शरीर को तो शायद रिलैक्स कर लेते हैं पर आँखों को तब भी आराम नहीं मिलता। तब भी हम अपने मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाते हैं या हम टेलीविज़न देखते रहते हैं। तो ये जो आँखों को आराम मिलना चाहिए ये कहीं ना कहीं मिसिंग होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फाइनली तीसरी चीज़ ये कि आँखों का नियमित प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। आराम के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आँखों में कोई आपको बीमारी तो नहीं है। नियमित जांच बच्चों के केस में और बुज़ुर्गों के केस में तो ख़ास तौर पे हर साल में एक बार होना आवश्यक है। कई बीमारियां आँख की ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको या मरीज़ को खुद एहसास नहीं हो पाता और जब तक उसको मालूम पड़ता है तब तक कई बार देरी भी हो जाती है। इसलिए नियमित जांच आवश्यक है। और आखिरी एक बात और कि अभी जैसे बात व्यायाम की आजकल काफ़ी होती है, एक्सरसाइज की काफ़ी होती है, तो एक्सरसाइज भी हम शरीर की तो पूरी करते हैं। जिम में जाएंगे तो सबसे पहला ध्यान एब्स बनाने पर रहता है, पर आँखों के व्यायाम के बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो आँखों का व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है आँख की मांसपेशियों को सुदृढ़ और अच्छा रखने के लिए। ये शायर आँखों का बड़ा गज़ब इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं तुम्हारी आँखें ये कहती हैं, तुम्हारी आँखें वो कहती हैं। वैसे आँखें बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं
या नहीं लगाते हैं और अचानक से आपको धुंधला या कम दिखना शुरू हो गया, तो इसका मतलब आंखें कुछ कह रही हैं। वो शुगर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो उसका बड़ा ख्याल रखिए। तो आंखें जब कुछ कहें तो उससे इग्नोर ना करें, आंखें वाकई बहुत कुछ कहती हैं। कुतुबुद्दीन सर, आपके पास आ रहा हूँ। और डॉक्टर अली, मेरा आपसे सवाल है, बहुत सारे एक तो कैंसर नाम सुनते ही थोड़ा सा मतलब माहौल बड़ा गमगीन सा हो जाता है और डरावना हो जाता है, उस पर भी प्रोस्टेट कैंसर, तो एक तो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, क्या चीज़ें इसके बारे में आप बताना चाहेंगे सर? नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर दो तरीके से होता है, वन इज़ हेरिडिटरी एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड। जो कि हेरिडिटरी से मेरा मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री अगर प्रोस्टेट कैंसर की है, किसी के फादर में या सिबलिंग में, भाई में हिस्ट्री है, वो ज़्यादा प्रोन रहता है प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के लिए। और डी नोवो प्रोस्टेट कैंसर बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के। तो हमारा जो मेन एम रहता है कि प्रोस्टेट कैंसर को हम उस स्टेज पे हम उसको डिटेक्ट कर सकें जब वो क्योरेबल है। बिकॉज अगर प्रोस्टेट कैंसर एक बार प्रोस्टेट से बाहर जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, बोन्स में मेटास्टाइज हो जाते हैं, तो फिर उसका कंट्रोल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। खासकर ऐसे पेशेंट्स जिसकी फैमिली में फादर को या उसके भाई को फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उनका रेगुलर चेकअप एक सिंपल ब्लड टेस्ट द्वारा हम कर सकते हैं। एवरी 6 मंथ्स या साल में एक बार, जिस सीरम PSA कहते हैं, उससे डिटेक्ट हो जाता है। गजेंद्र सिंह नारंग जी, ये सर जैसे सर ने बताया कि आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जीन्स क्या थे, हिस्ट्री क्या थी, सब। स्मार्ट से याद है सर, एक स्मार्ट सिटी आप लेके आ रहे हैं भोपाल वासियों के लिए, MP वासियों के लिए, हर्षिता स्मार्ट सिटी। तो ये स्मार्ट सिटी कैसे अलग होगी बाकी सोसाइटीज़ से, और इसमें आपने क्या अलग करने की कोशिश की, क्या स्मार्ट होगा इसमें सर? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट आरोग्यम चूज़ किया, जिसके ऊपर आज ये पैनल डिस्कशन हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के बाद काफ़ी अवेयरनेस सभी में आई हेल्थ को लेकर, परंतु हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम नियमित अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, परंतु साथ ही मेरा ऐसा सोचना है कि एक ओवरऑल इकोसिस्टम भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ रहते हैं, हमारी आबो हवा वहाँ पर कैसी है, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट कैसा है, वहाँ के जो पानी की आवक है वो किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ख्यालदास ग्रुप ने एक सपना देखा और 24 एकर्स में हर्षिता स्मार्ट सिटी के नाम से भोजपुर रोड पर एक टाउनशिप लेकर आए हैं, जिसके अंदर फुल्ली रेरा अप्रूव्ड है, सारी परमिशंस हैं, और इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि जो ग्रीनरी है, एक्सरसाइज के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो डिस्टेंस होना चाहिए घरों में, और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है विथ ऑल एम्यूनिटीज़, यह सभी वहाँ पर हो। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है जो कि भोपाल में आ चुका है और उसकी हमने सेल्स भी चालू कर दी है, और बहुत सारे उसमें टेक्निकल स्पेशलिटीज़ का ध्यान रखा गया है और उन एम्यूनिटीज़ का ध्यान रखा गया है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास। सर एक सवाल मेरा आपसे, जैसा आपने भी स्क्रीन टाइम की बात की, पुराने ज़माने में और आज के दौर में जो एक बहुत बेसिक अंतर आया है, जिन दो चीज़ें बदली हैं, वो ये कि पहले ज़माने में लोग खाते प्योर थे, चीज़ें अच्छी थी। दूसरा, उस वक्त स्क्रीन टाइम उतना नहीं था, सिर्फ टेलीविज़न था, वो भी बाद में आया। आज के ज़माने में हम जो खा रहे हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं ऑर्गेनिक, लेकिन वो कितनी प्योर हैं वो हम जानते हैं। और दूसरा, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो कितना एक्स्ट्रा हमें प्रिकॉशन रखनी है। और जो आपने आज जो आँखों की एक्सरसाइज की बात की, तो आँखों की एब्स तो नहीं बनेंगी, लेकिन आँखों को स्वस्थ कैसे रखें सर, हम क्या करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, स्क्रीन टाइम को लेकर एक रिसर्च अभी कुछ सालों पहले ही हुई थी अमेरिका में, और रिसर्च में ये निकला है कि यदि एक दिन भर में किसी इंसान की जो स्क्रीन टाइम है वो यदि 2 घंटे से ज़्यादा है तो उसको आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अभी दुष्प्रभाव किस तरह के पड़ते हैं? एक तो उसके आंखों के चश्मे के नंबर पे असर पड़ सकता है, दूसरा आंखों की जो मांसपेशियां हैं उन पे फटीग, जो ना थकावट जल्दी आ जाती है उन पे, तो इसलिए उसकी कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ता है, और तीसरा उसकी आंखों की ऊपरी जो त्वचा है उसमें सूखापन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ड्राई आइज़ बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें ये आमतौर पे देखी गई हैं जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मनुष्य में हो सकती हैं। अब इनसे बचाव के जो तरीके हैं उसमें
एक जैसे अभी बात निकली कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को आपको समझना है कि आप किस किस तरीके से इसका इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले तो खुद का आपको अपना आचरण ऐसा रखना है कि जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे अभी ऑनलाइन टीचिंग आजकल चल रही है बच्चों की, या कोई काम आपका ऐसा है जिसमें कि असेंशियल है कि आपको कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने अथवा मोबाइल के सामने बैठना ही है, वहाँ तक तो ठीक है। परंतु उसके अतिरिक्त एंटरटेनमेंट के पर्पस से या सोशल मीडिया के पर्पस से अत्यधिक मोबाइल का स्क्रीन का इस्तेमाल करना, ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो डिवाइस है आपके हाथ पे, उस पे भी आप छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस कर सकते हैं। मोबाइल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें मालूम होता है कि ब्राइटनेस का लेवल थोड़ा यदि वो कम रखेंगे, आँखों के अनुसार रखेंगे, जितनी ब्राइटनेस आँखों के लिए ठीक हो वैसी रखेंगे। कुछ बैटरी ऐप्स भी बचेगी और आँख भी बचेगी। आँखों के लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं आजकल, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ चश्मे का, कई लोग नंबर रहता है चश्मे का, पर वो चश्मा लगाते नहीं हैं, लगाते हैं तो नियमित नहीं लगाते या करेक्ट नंबर नहीं लगाते। तो नियमित नंबर लगाना, और चश्मे में भी आजकल बहुत सारी अलग अलग जो इनोवेशंस हुए हैं, जिसमें आप कुछ एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स आ गई हैं चश्मे पर, ब्लू कट स्क्रीन्स आ गई हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आपको आंखों पे दुष्प्रभाव ये स्क्रीन का काफ़ी कम पड़ेगा। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं, ये 20-20-20 रूल क्या है कि आप जब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो जिनका काम कंप्यूटर पे ज़्यादा है और घंटों घंटों वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनको हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। और ये 20 सेकंड के ब्रेक के दौरान 20 फीट दूरी या उससे ज़्यादा की दूरी पे देखना है। यानी हर 20 मिनट काम के बाद ध्यान करके कंप्यूटर से स्क्रीन हटाएं, आँखों को 20 मिनट का गैप दें, 20 सेकंड का सॉरी, और 20 सेकंड आप दूर देखें, आप किसी ऐसी वस्तु को जो थोड़ी दूर हो, ताकि आपकी आँख की जो मांसपेशियाँ पास का काम कर रही हैं उनको रिलैक्सेशन मिल पाए। तो ये 20-20-20 रूल का यदि फॉलो करेंगे तो ये श्योर है कि आपको कोई आँख की मेजर बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। सर, मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर अली, आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट, आप देखते होंगे लगातार आज युवाओं में भी किडनी में स्टोन की समस्या बढ़ती जा रही है। आपके पास ऐसे बहुत से युवा पहुंचते होंगे, जो कि चिंता का विषय है। क्या प्रमुख कारण है सर कि लगातार किडनी में स्टोन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। पर्टिकुलरली हमारा जो नॉर्थन इंडिया का बेल्ट है उसमें स्टोन का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, और देखा गया है कि लाइफ टाइम रिस्क जो स्टोन डेवलप होने के लिए है, इट्स अराउंड 7 to 10% पर 10 ईयर्स। और जिसको एक बार स्टोन होता है, डेफिनेटली दोबारा उसको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस पॉइंट पे आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके एनवायरमेंटल और आपके डाइटरी हैबिट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका नियमित रूप से लिक्विड इनटेक आपका सफिशिएंट होना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि लिक्विड इनटेक सफिशिएंट है, उसको एक मापदंड है कितना होना चाहिए। लिक्विड या तरल पदार्थ किसी भी रूप में हमें इतना उसको लेना है सो दैट हमारा डेली यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर होना ज़रूरी है। और लंबे समय के लिए हमें डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है, जैसे कि सुबह आपने 2 या 3 लीटर पानी पी लिया और दिन भर पानी नहीं पी रहे हैं और शाम को जाके पानी पीते हैं, ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली आपका वाटर इनटेक सफिशिएंट होना चाहिए एंड हाइड्रेशन आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सर एक बड़ा कॉमन मिथ है कि घर में तो आरओ लगा हुआ है, पथरी हो गई जी हमें, तो ये मिथ है या वाकई ऐसा है कि गंदे पानी से स्टोन होता है या कुछ और कारण रहते हैं? हार्ड वाटर में डेफिनेटली चांसेस ऑफ द स्टोन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका कैल्शियम कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट वाटर। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव द एडिक्वेट लिक्विड इनटेक इन एनी फॉर्म। अगला सवाल सर मेरा आपसे है, आपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, लेकिन भोजपुर ही लोकेशन क्यों? विशेष कोई कारण? एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि ख्यालदास ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, और कोविड के बाद से ऐसा लगने लगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट भी हो और सिटी से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो, परंतु आबो हवा भी ऐसी हो जहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन मिल सके और लोगों को डिस्टेंस वाइज अच्छे से रह सके। तो वह जगह इस तरह से लोकेट हुई कि होशंगाबाद से काफ़ी रोड से काफ़ी पास है।
वहाँ पर आगे बंगरसिया में इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ आयशर वगैरह के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। डीपड़ी गांव में यह प्रोजेक्ट है जिसके पास से अगर हम देखें तो मंडीदीप बहुत नज़दीक पड़ता है। तो उस ट्रायंगल के बीच में यह लैंड का सिलेक्शन हुआ और तीनों ही तरह से आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय में व्यक्ति जो भोपाल में रहता है वहाँ पर पहुँच सकता है। और इसकी एक विशेषता और है कि हमने इसके जो प्लॉट साइज़ रखे हैं वे इस तरह से रखे हैं कि ये जो सिटी है स्मार्ट सिटी, अमूमन देखा जाता है कि सिर्फ जो ए सेगमेंट के लोग हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है, परंतु इस ग्रुप ने विशेष ध्यान रखा कि 800 से लेकर 1200 तक के छोटे साइज़ के प्लॉट्स यहाँ रखे गए हैं और उनको वे सारी इम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं जो कि आज ए क्लास सुविधाओं के साथ बड़ी टाउनशिप्स में मिलती हैं। तो यह इसकी सब विशेष जानकारी है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राहुल, अगला सवाल आपसे है। बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, 2 साल के 1 साल के हैं और पता चल रहा है उन्हें चश्मा लग गया। ये प्रमुख कारण क्या है सर, और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? जी हाँ, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों में चश्मा जल्दी भी लग रहा है और उनका नंबर भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बच्चों में जो नई प्रवृत्ति अभी डेवलप हुई है कि वो घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पे या ऐसे कुछ उपकरणों पे ज़्यादा रहते हैं जो कि घर के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, इंडोर गेम्स पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं और चूँकि उनका नियर वर्क जो पास का काम है वो बढ़ गया है और दूर का आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। इन्हीं कारणों से चश्मे का नंबर ज़्यादा आने का या मायोपिया स्पेसिफिकली इस बीमारी का, जिसमें पास की नज़र तो ठीक रहती है परंतु दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये समस्या ज़्यादा होती जा रही है। और ये समस्या केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही ऐसा माना जा रहा है कि शायद एक समय आएगा आज से कुछ 20-25 साल पहले जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मायोपिक बच्चों की होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे जो कि मायोपिक ही उनको नंबर लगता चला जाएगा। तो ये एक कुछ गंभीर विषय है। इसके लिए मेरे ख्याल से सभी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो केवल किसी चिकित्सा के ज़रिए ही ठीक नहीं करी जा सकती, ये इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जो समाज में बदलाव आए हैं उसके लिए वो जिम्मेदारी हैं चीज़ें, और उसके लिए कुछ ओवरऑल सोसाइटी को सोचना है कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एज़ फार एज लोकल हम लोगों के लेवल पे जो आँखों चिन्हित चिकित्सक का जो सोच रहती है या सलाह रहती है कि छोटे बच्चों को ज़रूर से आँखों की जांच कराएं। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको नज़र कम दिख रही है, और ये जो शुरू के 7 साल रहते हैं ये बहुत क्रिटिकल ईयर्स रहते हैं। 7 साल शुरुआत के यदि बच्चा धुंधला देखता है तो परमानेंटली उसकी आंखों की नज़र वैसी ही रह जाती है। उसके बाद आप उसको भले ही चश्मे का नंबर दें भी तो भी उसकी नज़र को बढ़ाया नहीं जा सकता। वो एक लेज़ी आइज़ नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसकी नज़र ज़िंदगी भर के लिए कम ही रह जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सारे पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसे ही बच्चा 4 साल की उम्र का कम से कम हो, इससे कम की उम्र में भी यदि संभव हो सके, या नहीं तो कम से कम 4 साल की उम्र के बाद में निश्चित रूप से भले ही बच्चा कोई कंप्लेंट आँखों की करे या ना करे, उसे आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाकर उसकी नज़र की जांच करानी ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, गौर से देख लीजिए, क्योंकि आंखें रहेंगी तो ही देख पाएंगे। नारंग सर, आपसे मेरा सवाल है, आपके प्रोजेक्ट में लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आएँ या ख़ुद अपना घर बसाने के लिहाज से आएँ, या दोनों ऑप्शंस आप देते हैं? क्या यूएसपीज़ हैं हर्षिता स्मार्ट सिटी की कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा आ रहे हैं अभी आपके पास, या लोग अपना वहाँ ठिकाना बनाने, आशियाना बनाने और रहने के लिए आ रहे हैं? देखिए सर, अल्टीमेटली इस टाउनशिप का जो उद्देश्य है वह है आरोग्यम, और उसके साथ में अच्छे से व्यक्ति वहाँ पर अपनी जीवन को जी सके। तो प्राइम मोटिव जो है लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, वह तो उसको अच्छे से बसाना और वहाँ लोग अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें, यह मेन उद्देश्य है। परंतु ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने जो अभी लॉन्चिंग में रेट्स रखे हैं और इसमें हमने साथ में इंस्टॉलमेंट प्लान भी दिया है पेमेंट का, जो कि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है और समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देना है। तो इसमें हमारे पास जिस तरह के लोग आ रहे हैं वो भी हैं जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे वहाँ पर रेट्स हो जाएंगे, और साथ ही वे लोग भी हैं जो कि आज रेंट पर रह रहे हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो
और इसके अंदर वे अपना घर बसा सकें। तो जैसा आपका प्रश्न था कि क्या यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है या रहने के हिसाब से, तो जवाब है कि ये दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी टाउनशिप है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करेगा तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और अगर उसका प्लान बाद में रहने का है तो नथिंग लाइक दिस। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल आपसे है। युवा वर्ग आजकल शराब की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। शराब या अगर कोई भी नशा वो करता है जिसकी वजह से उनकी आंखों की विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, धुंधली होने लगती है, तो उसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि सारी शरीर की केवल आंखें ही नहीं, आपकी मैक्सिमम जो शरीर की बीमारियां हैं उसका कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या, आपका आहार, आपके खान पान, इसी का उन पे असर होता है। जो आजकल ये प्रचलन नशे का बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव आँखों पर भी निश्चित होता है। ऐसे लोगों की एकाग्रता भी कम होती है, आँखों की नज़र पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये चीज़ तो सभी को मालूम होनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि उन्हें अपना जितना हो सके अपनी लाइफस्टाइल को शुद्ध रखेंगे, नशे किसी भी तरह के नशे से दूर रहेंगे या बहुत सीमित रखेंगे, तभी उनके लिए आँखों की एवं शरीर की सेहत को बरकरार रखना संभव है। डॉक्टर अली, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, और बहुत छोटा सवाल है सर। एक तो आपकी जो फील्ड है ना सर, उसमें आदमी तभी आता है जब बहुत परेशान हो जाता है। मतलब अमूमन छोटी मोटी चीज़ तो वो शर्म के मारे या लिहाज के मारे ठीक है, कौन जाएगा देख लेंगे। जब बहुत दिक्कत होती है, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ जाए तो आता है। तो एक तो ये शर्म झिझक ना करें, टाइम पर पहुँचें, इस पर आप क्या कहेंगे? और सर इसी का जवाब बता दीजिए, यही लोग ज़रा करते हैं। ये मोरलेस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो कंट्रोल नहीं रहता है। दे एक्सपेक्ट कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर एजिंग, बट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और लीकेज, जो इनवॉलेंट्री लीकेज जो होता है फीमेल्स में, इट इज़ वेरी कॉमन। और ये देखा गया है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जितना हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंस है, बल्कि उससे ज़्यादा है। लेकिन सोशल टैबू की वजह से वो लोग अपने डॉक्टर से मिलने से हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी है डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। दूसरा, एजिंग मेल्स में जो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको मान लेते हैं कि यूरिनरी फ्लो जो हमारा वीक हो रहा है या प्रॉब्लम जो हो रही है, ये हमारे एजिंग का पार्ट है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तो इसका रेगुलर चेकअप, रेगुलर कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर होना ज़रूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नारंग सर, राहुल सर और अली सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रसिका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर राहुल अग्रवाल थे, जो HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ एप्थोमोलॉजी के एलन मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं JK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम स्टोन की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उससे सुझाव दिया उन्होंने। और साथ ही हमारे साथ थे मिस्टर गजेंद्र सिंह नारंग, टोटल रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम अगले पैनल की ओर